अस्सलाम वालेकुम क्लास। एनएमआर के लेक्चर से रिलेटेड तमाम चीजें आपको क्लियर हैं? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिड टर्म का जो आपका सिलेबस है, काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपको जब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कोर्स आउटलाइन दी थी, उसी वक्त मैंने आपको मिड टर्म के सिलेबस के बारे में बता दिया था। जितना भी कंटेंट हमने अभी तक कवर किया है वो सबका सब मिड टर्म के सिलेबस का पार्ट है। एनएमआर तक की जो चीज़ें हैं वो आपकी मिड टर्म में आएंगी। उसके बाद अगर हमने कोई कंटेंट कवर किया तो वो फाइनल टर्म में आएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब हमने एनएमआर की जो बेसिक्स है उसको हमने समझ लिया है कि एनएमआर में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इंस्ट्रूमेंटेशन क्या यूज हो रही है। अब हमारे पास जो एनएमआर से स्पेक्ट्रा आता है उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो पहली चीज हमारे पास क्या है कि एनएमआर का स्पेक्ट्रा दिखता कैसा है। कल मैंने आपको दिखाया भी था, आज हम उसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। ये एक एनएमआर का स्पेक्ट्रा है जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो केमिकल शिफ्ट होती है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे कल केमिकल शिफ्ट को सर्च करने के लिए भी कहा था। आई होप आप लोगों ने उसको थोड़ा सा पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, केमिकल शिफ्ट में अ, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये एक रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि जो टेट्रा मिथाइल सिलेन है, तो टेट्रा मिथाइल सिलेन के अंदर जो भी उसकी वैल्यूज आती हैं, जो भी उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आती है, अच्छा, टेट्रा मिथाइल सिलेन की एक ही पीक आती है। हालांकि एक सिलेन का मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर चार मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। चार मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है, CH3। एक मिथाइल ग्रुप CH3 होता है, और चार मिथाइल ग्रुप का मतलब क्या है कि उसके अंदर 12 हाइड्रोजन्स मौजूद होंगे। डिस्पाइट देयर बीइंग 12 हाइड्रोजन एटम्स, आपके पास TMS की एक ही पीक ऑब्जर्व होती है। उसका रीजन ये है कि जो 12 के 12 हाइड्रोजन है वो सब के सब एक जैसी इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। एक जैसी इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि जो एक मिथाइल के पास तीन हाइड्रोजन है, वो तीनों हाइड्रोजन कैसे हैं, वो कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। और वो कार्बन किससे अटैच है, सीलेन से अटैच है। इसी तरह से जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है उसके पास भी जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच है, सबके सब कार्बन से अटैच है। और वो कार्बन किससे अटैच है, सीलेन से अटैच है। तो जब इन्वायरमेंट सेम होती है तो इस तरह के जो हाइड्रोजन्स होते हैं इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स, ठीक है। मैंने आपको कहा भी था कि मैं आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स के बारे में बताऊंगी। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, these are those that are in the same chemical environment and give the same NMR signal। यानी कि जितने भी आपके पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होंगे उन सबकी अलग अलग पीक नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल टेट्रामिथाइल सिलेन के अंदर 12 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, लेकिन 12 हाइड्रोजन्स की 12 पीक्स नजर नहीं आती, बल्कि हमें एक सिंगल पीक नजर आ रही होती है। क्योंकि जितने भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है वो एक ही केमिकल शिफ्ट के ऊपर। देखिए, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन का मतलब क्या है, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था एनएमआर का, उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंपाउंड की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की एब्जॉर्बेंस है वो डिपेंड करेगी उसकी शील्डिंग स्टेटस के ऊपर। अब अगर हाइड्रोजन्स की इन्वायरमेंट सेम है तो इसका मतलब क्या है कि उनकी उनका शील्डिंग स्टेटस भी सेम होगा। जब शील्डिंग स्टेटस सेम होगा तो वो एक जैसी एनएमआर फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी को जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। जब एक जैसी रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक ही प्लेस पे अपेयर होंगे। और इस सूरत हाल में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही प्लेस पे बहुत सारे हाइड्रोजन अपेयर होते हैं तो आपकी जो हाइट ऑफ पीक है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि इसके अंदर एक से ज्यादा हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है। और सेम जगह पे वो अपेयर हो रहे हैं, तो जितने भी आपके पास कैलकुलेशन के अंदर आ रहा होता है, आपका जो सिस्टम भी कैलकुलेट कर देता है। और हम खुद भी उसको उसकी हाइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसको कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर कितने हाइड्रोजन्स की ये पीक एक साथ आई है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से हाइड्रोजन्स जो है वो इक्विवेलेंट है और कौन से नॉन इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसकी जो एक सिंपल ट्रिक है वो क्या है कि जो सेम कार्बन है उस पर जितने भी हाइड्रोजन्स लगे होते हैं दे आर यूजली इक्विवेलेंट, ठीक है। सिमेट्री अगर है तब भी इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होते हैं। अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो वो सिग्नल भी डिफरेंट देंगे। ये दो चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपने इससे याद रखनी है। उसके अलावा दूसरी ट्रिक क्या है, इफ वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन विद अनदर, मॉलिक्यूल चेंज होता है। अगर देखो,
ये इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर अगर ये वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ लगा दूं और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, क्या मॉलिक्यूल चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम रहेगा, दोनों हाइड्रोजन सेम है बिल्कुल। इसी तरह से अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दूं, तब मॉलिक्यूल चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो जब अगर मॉलिक्यूल चेंज करने से आपका कंपाउंड चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, ये इफ यू रिप्लेस वन एच विद अनदर डज द मॉलिक्यूल चेंज? इफ नो इक्विवेलेंट है, इफ यस देन नॉन इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मीथेन को। मीथेन का जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास मीथेन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कार्बन है और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन कैसे हैं? इक्विवेलेंट है कि नॉन इक्विवेलेंट है? यस, सब के सब जो है वो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, तो इनका जो सिग्नल आएगा वो भी कैसा आएगा? सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास है ये वाला। ये वाली एग्जांपल तो थी कि ये एक सेम कार्बन पे अटैच हाइड्रोजन थे। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच हैं, ये वाले हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है या नहीं है? अच्छा, ये नॉन इक्विवेलेंट क्यों होंगे? देखिए, ये वाले जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन से अटैच है, ठीक है। और कार्बन जो है वो कार्बन से अटैच है, ऐसा ही है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो कार्बन से अटैच है और वो वाला कार्बन भी कार्बन से अटैच है। तो जो ये आपके पास सिक्स हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये सिक्स के सिक्स भी इक्विवेलेंट है। हम दो चीजों को कंसिडर करते हैं। एक तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच है और वो एटम किससे अटैच है, ठीक है। यानी कि हम उसके नेबर को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि ये वाला हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और ये कार्बन भी एक CH3 से अटैच है, ठीक है। इसी तरह से जो ये वाला हाइड्रोजन ये कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन CH3 से अटैच है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरह के हाइड्रोजन हैं। तो ये जो सिक्स हाइड्रोजन हैं, ये सिक्स के सिक्स हाइड्रोजन आपको एक ही पीक देंगे, सिंगल पीक, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्रोपेन के ऊपर। प्रोपेन के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट वाले कार्बन को देखते हैं। इसके अंदर जो ये तीन हाइड्रोजन हैं, ये तीनों हाइड्रोजन सेम कार्बन से अटैच है, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला कार्बन किससे अटैच है? CH2 से, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं C3 पे। C2 को मैं सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। C3 भी कैसा है कि इसके ऊपर तीन हाइड्रोजन अटैच है और ये वाला कार्बन किससे अटैच है? CH2 से। बिल्कुल ये वाली सिचुएशन है दोनों की। तो ये वाले तीन हाइड्रोजन और ये वाले तीन हाइड्रोजन, C1 के और C3 के, तीन पूरे सिक्स हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट इन नेचर है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मिडिल वाले कार्बन की, इसके ऊपर जो दो हाइड्रोजन अटैच हैं, वो एक कार्बन से अटैच है और वो कार्बन दो कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड थे वो एक सिंगल कार्बन के साथ बॉन्डेड था, जबकि यहाँ ये वाला जो कार्बन है ये दो कार्बन्स के साथ बॉन्डेड है। अब इसकी एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो गई, इसके नेबर्स चेंज हो गए। एनवायरनमेंट चेंज होने का मतलब क्या है? नेबर्स चेंज हो जाना। जब नेबर्स चेंज हो जाते हैं तो इक्विवेलेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाले सिक्स हाइड्रोजन और ये थ्री और ये थ्री, सिक्स हाइड्रोजन ये इक्विवेलेंट है। और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट है, यानी कि हमारे पास दो पीक्स आएंगी। एक पीक इन छह हाइड्रोजन की होगी और एक पीक इन दो हाइड्रोजन की होगी, ठीक है। तो इससे हम नंबर ऑफ सिग्नल्स को प्रिडिक्ट करते हैं। अब आप लोग मुझे आ, यहाँ पे मैंने वैसे आंसर लिखे में, आप
ओके, ये हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल के अंदर आपके पास एक कार्बन है जिसके ऊपर तीन हाइड्रोजन अटैच है, दूसरा कार्बन है जिसपे दो हाइड्रोजन अटैच है, देन यू हैव द OH ग्रुप। अब यहाँ पे आपके पास तीन तरह के सिग्नल्स आएंगे। क्यों तीन तरह के सिग्नल आएंगे? ये तीनों हाइड्रोजन सेम है, ये एक सिग्नल देंगे। ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, ये एक सिग्नल देंगे। आमतौर पर जो फंक्शनल ग्रुप के हाइड्रोजन होते हैं वो हमेशा सेपरेट सिग्नल ही देते हैं। तो यहाँ पर OH, वैसे भी उसका नेबर डिफरेंट है, वो O से अटैच है, ये वाले हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हैं, तो आपके पास एक OH का सिग्नल आ गया। तीन टोटल आपके पास कितने, जब इसका आप NMR स्पेक्ट्रा रन करेंगे तो आपके पास टोटल कितने सिग्नल आएंगे? तीन। जी, अटेंडेंस मार्क कर दें आप लोग अपनी चैट के अंदर, फुल नेम और CMS ID। ओके, सो यहाँ पे अब आपको इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जो है वो फाइंड आउट करने का तरीका समझ में आ रहा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या है? इसके कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके पास एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ये वाला कार्बन है जिसके साथ एक CH अटैच है, फिर एक CH3 है, देन यू हैव द CH3। ठीक है, इस वाले कार्बन के पास भी एक मिनट। अच्छा, इसमें हम डील कर रहे हैं सिर्फ इन इस तीन पोर्शन को। ठीक है, ये आपका जो प्रोपाइल है ना, इसको हम डील कर रहे हैं। जो ये वाला ग्रीन से शेडेड कार्बन है, इसको हम फिलहाल डील नहीं कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो भी अल्केन्स होते हैं उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है, और उसके बाद उसके पास टेंडेंसी आ जाती है कि वो किसी के भी साथ अटैच होकर कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस ग्रीन वाले कार्बन को कंसिडर नहीं कर रहे, वी आर कंसिडरिंग ओनली दीज 3 कार्बन एटम्स। अगर हम प्रोपाइल की अगर हम प्रोपाइल की जो है वो ओरिएंटेशन को देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक CH3 है और एक ये CH3 है। अगेन ये दोनों की ओरिएंटेशन क्या है? डिफरेंट है। इस वाली की ओरिएंटेशन डिफरेंट है, आपके पास दो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। देन वी हैव, अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो आपको समझ में आ गया कि, सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि जब आप कोई NMR स्पेक्ट्रा देखते हैं, जैसे कल जो मैंने आपको NMR स्पेक्ट्रा दिखाया था, आपको याद होगा कि उसके अंदर स्प्लिटिंग भी होती है। ये जो स्प्लिटिंग होती है, इसका रूल क्या होता है? इसको हम कहते हैं N+1 रूल। N+1 रूल का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी? N=, नंबर ऑफ नेबरिंग हाइड्रोजन्स, और उसमें आप +1 कर देंगे, दैट विल टेल यू द नंबर ऑफ पीक्स जिसमें वो स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा हम इन्हीं एग्जाम्पल्स के ऊपर वापस जाते हैं। इसको जब हम देखते हैं, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इसके नेबरिंग एटम के ऊपर कितने हाइड्रोजन है? जी, ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके नेबरिंग एटम पे कितने हाइड्रोजन है? ठीक है, दो है। N+1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, इनकी जब पीक ऑब्जर्व होगी
तो वो तीन में स्प्लिट होके ऑब्जर्व होगी। ठीक है, एक ही पीक है लेकिन कितनों में स्प्लिट है? तीन पोर्शंस में स्प्लिट है। अच्छा, उसके बाद सिर्फ जो एडजेसेंट कार्बन है, सिर्फ जो बराबर वाला कार्बन है उसके नंबर ऑफ कार्बन मैटर करेंगे, बाकी मैटर नहीं करेंगे। दोबारा हम प्रोपेन के ऊपर जाते हैं। जो ये वाले हाइड्रोजन्स हैं, इसके नेबरिंग एटम्स पे कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? नो, इसके दो नेबर्स हैं। जी, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंट्रल कार्बन है इसके दो नेबर्स हैं। इन दोनों नेबर्स को हम देखेंगे क्योंकि ये दोनों इसके एडजेसेंट है। एक दो तीन चार पाँच छः, तो n+1 के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? 7। यानी कि जो इस कार्बन की पीक है वो 7 कंपोनेंट्स में, 7 फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाएगी। तो एक तो एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर हमें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स को देखना होता है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी होती है? नेबरिंग हाइड्रोजन्स को। तो पहली चीज हम देखेंगे कि कितनी पीक्स आएंगी, वो कैसे पता चलेगा? इक्विवेलेंट हाइड्रोजन से। दूसरी चीज हम देखेंगे कि कितने जो सिग्नल्स हैं वो कितने फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो रहे हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा? नेबरिंग हाइड्रोजन्स को काउंट करके n+1 रूल से। ठीक है। अच्छा, अब n+1 रूल हमारे पास क्या आ गया कि एन नेबरिंग हाइड्रोजन को हमने पहले काउंट किया, फिर उसमें +1 कर दिया, और सिर्फ एडजेसेंट को देखेंगे, और इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं ये एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको ये दोनों हाइड्रोजन स्प्लिट नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इस एनएमआर स्पेक्ट्रा को हमें सॉल्व किस तरह से करना है? सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके अंदर कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके नेबरिंग एटम्स को काउंट, उसके नेबर्स को काउंट करेंगे, n+1 रूल लगाएंगे, और दो चीजें प्रेडिक्ट करनी है। नंबर ऑफ सिग्नल और स्प्लिटिंग पैटर्न, कि कितने एनएमआर की पीक्स आएंगी। दूसरा, कि जो स्प्लिटिंग होगी हर पीक की वो कितने पीक्स के अंदर स्प्लिटिंग होगी। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे शेयर की हैं। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको अभी यहाँ पे करवा दूंगी, बाकी मैं आपको शेयर करूंगी, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और थर्सडे की क्लास में जो है वो हम इंशाल्लाह ताला दोबारा उन, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही होगी तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहला है मीथेन। अब मीथेन में तो क्योंकि सारे ही आपके पास सेम तरह के हाइड्रोजन होते हैं, तो आपके पास सिग्नल कितने आएंगे? 1। नेबर्स भी नहीं है इसकी कोई, तो पीक कैसी होगी? सिंगलेट पीक होगी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास इथेन की। इथेन में भी सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। सिमेट्री की वजह से सिग्नल कितने होंगे? 1 होंगे। इसको किसी भी तरह की स्प्लिटिंग नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जब नेबर्स नहीं होते तो स्प्लिटिंग भी नहीं होती। देन वी हैव द प्रोपेन। प्रोपेन में आपके पास, अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रोपेन को एक्सप्लेन किया था कि CH3 जो है वो जो ये वाले CH3 है, 6 हाइड्रोजन, इनकी एक पीक आएगी, और जो CH2 वाला है उसकी एक पीक आएगी। टोटल दो सिग्नल्स आएंगे। और जो CH3 है उसके नेबर में दो हाइड्रोजन हैं, तो ट्रिपलेट इसकी आप देखेंगे। और आपके पास जो CH2 है उसके पास 6 नेबर्स हैं, तो वो सेपरेट आप देखेंगे। अच्छा, जो नॉर्मली हम सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट और क्वार्टेट, इसके बाद से हम मल्टीप्लेट कहना शुरू कर देते हैं। क्विंटेट और सेप्टेट को हम आमतौर पे नहीं लिखते हैं, हम उसको मल्टीप्लेट मेंशन करते हैं। ठीक है। काइंडली अगर आपको कोई बात नहीं करनी होती तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखा करें। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इथेनॉल की। इथेनॉल में भी अभी हमने देखा था कि तीन सिग्नल्स इथेनॉल में आ रहे थे, और अब हमें ये देखना है कि उसके नेबरिंग की वजह से स्प्लिटिंग कैसी होगी। जब हम CH3 को देखते हैं, CH3 के एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन्स हैं। इसका मतलब है कि जो CH3 की पीक है वो ट्रिपलेट में ब्रेक होगी। फिर हम CH2 को देखते हैं, तो CH2 में 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स हैं। तो 4 की वजह से यहाँ पे जो आपके पास पीक आएगी
वो आएगी क्वार्टेट पीक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं OH को। OH की जो पीक होती है, जो मैंने भी आपको बताया था कि जो जितनी भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो नॉर्मली सिंगलेट पीक देते हैं डिस्पाइट ऑफ देयर नेबरिंग एटम्स, ठीक है। ये जो नेबरिंग का इफेक्ट आता है वो ऐसे हाइड्रोजन्स पर आता है जो कि अटैच होते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, CH, जो CH2 है, इसके हम ये वाले नेबर को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ CH3 वाले को करेंगे, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन्स को हम सेपरेट ही रखेंगे। ओके। देन वी हैव द आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल को भी मैंने भी अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास तीन तरह के सिग्नल ऑब्जर्व होंगे, सॉरी दो तरह के सिग्नल ऑब्जर्व होंगे। CH3 दोनों इक्विवेलेंट है, और एक आपके पास CH है। तो ये वाला CH3 और ये वाला CH3 है, इसके नेबर में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो इसकी डबलेट आपको नजर आएगी। और इस CH के नेबर में छह हाइड्रोजन एटम्स है, तो अगेन आपको सेपरेट नजर आएगी, ठीक है। देन वी हैव द टर्ड ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल की हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक कार्बन है और उसके साथ तीन मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वो इक्विवेलेंट है, तो आपके पास, और उसका कोई नेबर भी नहीं है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो आपके पास एक सिंगल पीका पेयर होगी। देन वी हैव क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन जो है वो, उसमें आपके पास CH3, CH2 और Cl मौजूद है। अच्छा ये ओके। अच्छा, इसके अंदर CH3, CH2 और Cl मौजूद है, ठीक है। जो CH3 है उसके नेबर में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? दो। तो CH3 की पीक कैसी होगी? ट्रिपलेट पीक होगी, ठीक है। तो CH2 है, उसके नेबरिंग में कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? तीन। तो जो आपके पास पीक ऑब्जर्व होगी वो क्वार्टेट पीक ऑब्जर्व होगी। एग्जाम्पल 6 दोबारा समझा दो। ओके, देखिए, एग्जाम्पल 6 जो है वो है टर्शरी ब्यूटाइल की, ठीक है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या है कि चार जो है वो कार्बन हैं, ठीक है। और ब्रांचिंग इसके अंदर प्रेजेंट है, यानी कि एक ही कार्बन के ऊपर तीनों मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं टर्शरी ब्यूटेन की बात नहीं कर रही, मैं टर्शरी ब्यूटाइल की बात कर रही हूँ। ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा अभी, ठीक है। हाइड्रोजन रिमूव्ड है इसका। तो इसके ऊपर टोटल कितने हाइड्रोजन मौजूद हैं? 9 हाइड्रोजन मौजूद हैं। एक इस CH3 का, एक इस CH3 का, एक इस CH3 का। तो एक ही पीक आएगी, बहुत ही एक लॉन्ग पीक होगी, हाइट वाली पीक होगी। और तमाम ये जो 9 हाइड्रोजन है ये एक ही पीक दे रहे होंगे, क्योंकि सबकी नेबरिंग एक जैसी है ना। समझ आ गया? आमना, आपको समझ आ गया? ओके। देन वी हैव द एसीटोन। एसीटोन में आप देख सकते हैं कि जो ये वाला CH3 है और जो ये वाला CH3 है, दोनों सिमेट्री में है। तो आपके पास इन छह हाइड्रोजन की एक ही पीक आएगी, ठीक है। ये है एक एग्जाम्पल मिस हो गई थी ब्रोमोप्रोपेन की, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, नहीं सॉरी, चेंज कर लिया था, ठीक है। अब ये है हमारे पास वन ब्रोमोप्रोपेन के अंदर अगर अब आप देखें, तो ये वाला CH2 और ये वाला CH2 दोनों डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? तो ये वाला CH2 है, ये दोनों तरफ से कार्बन्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और जो ये वाला CH2 है, ये एक तरफ से कार्बन के साथ अटैच है, एक तरफ से ये ब्रोमीन के साथ अटैच है। तो क्योंकि इनकी नेबरिंग एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो ये वाला CH2 अलग पीक देगा, ये वाला CH2 अलग पीक देगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितनी तरह की पीक्स ऑब्जर्व होंगी? यहाँ पे तीन तरह की पीक्स ऑब्जर्व होंगी। सबसे पहले CH3 की जो पीक है, नेबरिंग में दो हाइड्रोजन है, ट्रिपलेट ऑब्जर्व होगी। जो ये वाला CH2 है, 1 2 3 4 5, इसकी नेबरिंग में 5 हाइड्रोजन मौजूद है, तो इसकी आपके पास मल्टीप्लेट या क्विंटेट जो है इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। देन वी हैव दिस CH2 जो ब्रोमीन से अटैच है, तो इसके पास नेबरिंग में दो हाइड्रोजन है, इसकी भी आपको ट्रिपलेट ऑब्जर्व होगी, ठीक है।
ओके, अब ये हमारे पास हो गया स्प्लिटिंग पैटर्न। ठीक है। अच्छा, जब पीक्स स्प्लिट होती हैं तो आपके पास, एक मिनट रुके, मैं आपको एक एनएमआर स्पेक्ट्रा खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, ये जो पीक्स स्प्लिट हो रही है, ये जो स्प्लिट, ये जो इस तरह से ये रेड मार्क्स बने हुए ना, ये स्प्लिटिंग को शो कर रहे हैं। तो अब आप एक चीज देखें कि यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें पीक हाइट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है उसमें भी पीक हाइट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हुई है इसमें बीच वाली पीक थोड़ी हायर है, और जो साइडों वाली पीक्स हैं वो थोड़ी सी छोटी हैं। सेम यहाँ पे भी है। ठीक है। तो ये जो पीक की हाइट, पीक स्प्लिटिंग के बाद उनकी हाइट कितनी आएगी, इसके लिए भी हमारे पास एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? ये हमें बताता है कि जो स्प्लिट हुई हुई पीक्स हैं उनकी हाइट कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये है आपके पास पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली क्या कहता है कि जो अगर सिंगलेट होगी तो वो उसकी एक ही फ्रेगमेंट होगा। ठीक है। अगर डबलेट है तो वो 1:1 की रेशियो में होगा, यानी कि इक्वल हाइट की दोनों आपके पास पीक्स ऑब्जर्व होंगी। अगर ट्रिपलेट है तो 1:2:1, यानी कि जो बीच वाली पीक है वो डबल साइज की होगी और जो साइड वाली पीक्स हैं वो सिंगल साइज की होंगी। ठीक है। अगर क्वार्टेट है तो क्या होगा कि जो बीच वाली दोनों पीक्स हैं वो दोनों 3 टाइम्स हाइट में बड़ी होंगी, और जो साइडों वाली पीक है वो अगेन सिंगल साइज की होंगी। देन वी हैव द क्विंटेट। क्विंटेट के अंदर जो सबसे बीच वाली पीक है वो सबसे बड़ी होगी, जो उससे एडजेसेंट दोनों पीक्स हैं वो थोड़ी सी छोटी होंगी, और जो सबसे बाहर की तरफ दोनों पीक्स हैं वो सबसे ज्यादा स्मॉलर होगी। इसी तरह से सेक्सटेट और सेप्टेट। ये देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पास्कल्स ट्रायंगल को लिखना बहुत आसान होता है। पास्कल ट्रायंगल को लिखने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले ऊपर लिखते हैं 1। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके पास नेबरिंग में कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे भी आउटसाइड पे 1 और 1 लिख देते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप 1 लिखते हैं, फिर इन दोनों को ऐड अप करते हैं 2, और फिर दोबारा 1 आ जाता है। हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे एंड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, 1 से स्टार्ट किया, 1+2 3, 2+1 3, अगेन 1 आ गया। अगेन हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, 1+3 4, 3+3 6, 3+1 4, अगेन 1 पे एंड कर दिया। फिर हमने 1 से स्टार्ट किया, 1+4 5, 4+6 10, 6+4 10, 4+1 5। फिर जब नंबर्स खत्म हो गए दोबारा 1 पे एंड कर दिया। फिर 1 से स्टार्ट किया, 1+5 6, 5+10 15, 10+10 20, 10+5 15, 5+1 6। फिर नंबर्स खत्म हो गए दोबारा 1 पे एंड कर दिया। तो बेसिकली हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे एंड करेंगे, और बीच के जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड अप करके लिखते जाएंगे। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनता है ये कहलाता है पास्कल्स ट्राइंगल। और ये हमें क्या प्रेडिक्ट करता है कि जो हमारी स्प्लिटिंग हो रही है पीक्स की, उनकी हाइट कितनी होगी, उनकी इंटेंसिटी कितनी होगी, पीक इंटेंसिटी। तो अभी तक हमने एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने शील्डेड और डीशील्डेड प्रोटॉन्स के बारे में सीखा था कि जो शील्डेड प्रोटॉन्स हैं वो अप फील्ड में अपेयर होंगे, जो डीशील्डेड प्रोटॉन्स हैं वो डाउन फील्ड में अपेयर होंगे। ठीक है। ये एक जनरलाइज हमारे पास स्टेटमेंट थी। अब हमने ये सीखा है कि हर हाइड्रोजन जिसकी इन्वायरमेंट डिफरेंट है वो एक डिफरेंट पीक आपको देगा। इसी वजह से हमें स्ट्रक्चर के बारे में इतनी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, क्योंकि ये ना सिर्फ अपने हाइड्रोजन्स को देख रहा होता है, साथ साथ ये नेबर्स को भी देख रहा होता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि कौन से हाइड्रोजन के नेबरहुड में कौन सा कंपाउंड है वो, सॉरी, कौन सा कंपोनेंट मौजूद है मॉलिक्यूल का। ठीक है। अब आपने एनएमआर, ये वाली जो स्लाइड है ये मैं आपको शेयर करूंगी। आपने ये करना है कि जितने भी इसके अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं, या रैंडमली भी आप कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उठा लें और इसके अंदर ये प्रिडिक्ट करें कि इसके अंदर कितनी एनएमआर की पीक्स आएंगी,
कितनी, हर पीक जो है वो कितने फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट होगी, और तीसरी चीज कि वो जो स्प्लिटिंग होगी उसकी आपके पास पीक इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, एक और लास्ट चीज जो हम कल मैंने आपको बताया था कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। ये जो कपलिंग होती है, कपलिंग का मतलब होता है कि ये मैंने आपको ये बताया ना कि जो नेबरिंग आपके पास हाइड्रोजन है उसकी वजह से आपकी पीक जो है वो स्प्लिट हो रही है। जब पीक स्प्लिट हो रही है तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों पीक्स आपस में कपल्ड है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही पीक के दो पार्ट्स हैं तो ये कपल्ड पीक्स कहलाती हैं। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग कांस्टेंट, या जे वैल्यू उसको हम कहते हैं। ठीक है, जे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है हर्ट्स के अंदर। इसका हर्ट्स में कैलकुलेट करने का फायदा क्या होता है कि ये जो पीपीएम वैल्यूज होती है ना, मैंने कल जब इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पीपीएम वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी। इंस्ट्रूमेंट जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा होगा पीपीएम वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। लेकिन जो जे वैल्यू है उसको हम क्योंकि हर्ट्स में कैलकुलेट कर रहे होते हैं और ये कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इन दोनों पीक्स का डिफरेंस निकालते हैं। जो जिन दो पीक्स को हम कह रहे हैं कि ये आपस में कपल्ड है, उसका हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके सिस्टम की, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास एक कपलिंग कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इसको आपको कपलिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू देने के लिए बताया कि कपलिंग कांस्टेंट होता क्या है। कपलिंग कांस्टेंट से हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये दोनों जो पीक्स हैं ये आपस में कपल्ड हैं या ये सेपरेट पीक्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों पीक्स आपस में कपल्ड हैं और ये दोनों पीक्स आपस में कपल्ड हैं और ये ओवरऑल एक कपल्ड स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में जितने भी जो वैल्यूज होंगी वो सबकी सब सेम आएंगी। तो इससे मुझे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पांच छह पीक्स मुझे एक साथ नजर आ रही हैं, क्योंकि इनका कपलिंग कांस्टेंट सेम है, दैट इज वाई ये सारी की सारी एक ही पीक का पार्ट है, एक ही पीक के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो कपलिंग कांस्टेंट की हमारे पास ये सिग्निफिकेंस होती है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये कपलिंग कांस्टेंट, उसी को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो स्पेक्ट्रा के हवाले से ये ऑलमोस्ट अब हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने करनी है वो है प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्लास में मैं रैंडमली आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स दूंगी जिसकी आपने ये तीन चीज़ें मुझे बतानी होंगी कि इसके अंदर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स कितने हैं, यानी कि इसके अंदर कितनी एनएमआर की पीक्स आएंगी। दूसरी, हर पीक के बारे में उसकी स्प्लिटिंग पैटर्न बताना होगा कि वो सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, क्या होगा। ठीक है, तीसरी चीज आप मुझे हर एक का जो पीक इंटेंसिटी है अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स ट्रायंगल वो मुझे आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है या कोई चीज ऐसी जो दोबारा समझानी है? ठीक है, कोई क्वेश्चंस नहीं है? ओके, थैंक यू क्लास।